2021 के बाद से अब तक जो मेरी जानकारी में कम से कम 150 बिल्डिंगें 200 बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसमें इन्होंने डीपी रोड साइड रिड्यूस करके प्लान पास किया हुआ है, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि आपने प्लान पास करवाया, बाद में बिल्डिंग वायलेशन की तो आप बच गए। इसका रोड इंक्रोचमेंट, नदी नाला, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसने भी फ्लैट खरीदा है या जिसने भी बिल्डिंग बनाई है, ये डिमोलिशन होनी है। 30 साल पुरानी बनी हुई शहाड रेलवे ओवर ब्रिज को बनाने का प्रस्ताव हमने अपने इस मैनिफेस्टो में रखा है। शहाड आरओबी, जिसकी हालत इन दिनों खस्ता हाल है, गड्ढे पड़ रहे हैं, पुरानी हो चुकी है, टूट रही है, उसे 2 और रोड का एक्सटेंशन देकर बढ़ाकर रेलवे की तरफ, शहाड रेलवे की तरफ इस फ्लाईओवर को बढ़ाया जाएगा। शहाड आरओबी का एक्सटेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते एक मुलाकात हमारे शहर के जाने माने एक्टिविस्ट मोती लुधवानी जी, हमारे शहर के नामी ग्रामी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, अकाउंट्स भी बराबर चेक करते हैं महानगर पालिका का। जब महानगर पालिका में खास करके टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जब भ्रष्टाचार होता है, तब इनकी तरफ से एक शीट आती है बाहर और जाती है महानगर पालिका में कि इनका अकाउंटिंग दो हमें कि इसमें कितना टका आपने भ्रष्टाचार किया। तो लेते एक मुलाकात और पूछते हैं कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से जो डीपी प्लान को जो वायलेशन किया जा रहा है, उस डीपी प्लान को वायलेशन करने के बाद आज मैं आपको बताऊं कि शहर के अंदर धड़ल्ले से जो बिल्डिंगों के जो काम चालू है, उसके अंदर कोई भी ऐसी कोई खास कुछ बिल्डिंगें छोड़ दें तो 80% बिल्डिंगों के अंदर वायलेशंस है। तो आखिर ये शहर हमारा जैसे 855 की तलवार से मुश्किल से हम बाहर निकले हैं। अब आज अगर कोई हाईकोर्ट चला जाए मोदी जी, तो कम से कम 2000 के ऊपर बिल्डिंग की यादी बन के आपके सामने आएगी जो उसके ऊपर तोड़ू कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो पहले से ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है, पहले से ज़्यादा अवैध निर्माण बने हैं बड़े। उसका कारण सबसे बड़ा कारण अगर हम निकालें तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, टीपी डिपार्टमेंट। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? थैंक यू जैकी भाई। जैसे आपने बताया टीपी का भ्रष्टाचार, आज का टीपी का भ्रष्टाचार सबसे हाईएस्ट लेवल में पहुंच चुका है। अलग अलग टाइप के भ्रष्टाचार करते रहते हैं, जो भी हम हर बार सुनते हैं हमको सरप्राइज होता है। प्लान वायलेशंस जो भ्रष्टाचार हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे थे कि टीपी में हो रहा है, लेकिन जो रोड का जो भ्रष्टाचार है, इन्होंने जो डीपी रोड को इंक्रोच करके जो बिल्डिंगें बनाई हैं, 2021 के बाद से अब तक जो मेरी जानकारी में कम से कम 150 बिल्डिंगें 200 बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसमें इन्होंने डीपी रोड साइड रिड्यूस करके प्लान पास किया हुआ है, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई भी आप कोर्ट में जाएंगे, स्टे लेंगे या कोई भी आपको रिलीफ चाहिए या कोई भी रेगुलराइजेशन कायदा आप अप्लाई करेंगे। हमारे शहर को 2005 में रेगुलराइजेशन का एक बेनिफिट मिला हुआ है कि 2005 से पहले की बिल्डिंगें जो बनी हैं इलीगल, उसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन 2005 के बाद रेगुलर कभी भी कोई बिल्डिंग नहीं होगी। और आप जिंदगी में कभी भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अगर आप कोई बिल्डिंग नदी नाले या रोड पे बनाते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपको उस दिन बताया था कोर्ट ऑर्डर, ये बिल्डिंग खार की बिल्डिंग 1993 में बनी हुई है। इसका मैंने ऑर्डर देखा है कोर्ट का, इसमें स्टे लगा हुआ था। इसका स्टे वेकेट होके आज इसका ग्राउंड प्लस 8 का 7th फ्लोर डिमोलिशन का ऑर्डर है। अरे बाबा। तो आप ये मत समझिए कि आपने प्लान पास करवाया, बाद में बिल्डिंग वायलेशन की तो आप बच गए। इसका रोड इंक्रोचमेंट, नदी नाला, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसने भी फ्लैट खरीदा है या जिसने भी बिल्डिंग बनाई है, ये डिमोलिशन होनी है। जब भी कोई कोर्ट में जाएगा या कोई एक्शन लेगा तो उसका सॉल्यूशन जीरो है। यानी कहीं ना कहीं, यानी अगर कोई कोर्ट चला गया, कोई भी एक्टिविस्ट या कोई वकील चला गया या कोई भी नेता चला गया या कोई शहर का प्रेमी चला गया,
कोर्ट, तो बड़ी कठिनाई फिर इस उल्लासनगर शहर के ऊपर जैसे 855 के टाइम पे आई थी, वापस एक और बार इस प्रकार की कठिनाई शहर के ऊपर आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि 2004 में जो ऑर्डर आया था डिमोलिशन का, उसमें क्लियर लिखा था कि आइंदा कोई भी बिल्डिंग शहर में इलीगल नहीं बनेगी। उसमें बहुत सारे डायरेक्शन थे, उसमें अधिकारियों के ऊपर एक्शन की भी बात की गई थी, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो मेजर डायरेक्शन थी कि जो आज तक गड़बड़ हुई है, उसके बाद ऑर्डिनेंस है वो सेव हो गई। जो अब तक चल रहा है प्रोसेस, अभी तक वो रेगुलेशन का काम पूरा नहीं हुआ है ड्यू टू वेरियस रीजंस। लेकिन उसके बाद से जो बिल्डिंगें इलीगल बनी है शहर में, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ख़ास करके समझो गवर्नमेंट का कोई कायदा कानून आता है जिसमें थोड़ा बहुत रेगुलेशन हो सकता है, कोई भी कायदा कानून नदी नाले रोड को रेगुलेशन करने के लिए पॉसिबल नहीं है। अब मेरे को बताइए कि जो अधिकारी लोगों की जो धांधली है, अब जैसे मैं कहूँ कि संजय पवार जो जूनियर इंजीनियर है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के, मैं आपको बताऊं कि यही व्यक्ति के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको अरेस्ट किया था। और क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट किया था वो तो बोलने की बात नहीं, पर जग जाहिर है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं फिर वापस उनको एक कार्यरत करके वापस हमारे ही सर पे बिठाना, यानी शहर के प्लान्स के ऊपर बिठाना, फिर वहाँ से ही शुरू हो जाती है कि भाई जैसे आप शुरुआत में जाएंगे ना, आप कोई भी इंजीनियर यानी आर्किटेक्ट अगर कोई प्लान पुटअप करता है तो सबसे पहला जो विजिट होती है साइट की, तो वो जूनियर इंजीनियर करते हैं। तो 2-3 इन लोग ने वो क्या बोलते हैं टेम्पररी बेस पे उन्होंने रखे हैं। और जो परमानेंट जो जूनियर इंजीनियर है वो है संजय पवार। तो संजय पवार के अंडर में 2-3 जूनियर इंजीनियर काम करते हैं जो टेम्पररी बेस पे है। तो संजय पवार जब विजिट पे जाता है तो वहाँ पे उसको दिखता नहीं है क्या कि ये रोड प्लान में आता है, ये डीपी प्लान को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर 120 का रोड है, 100 फुट का रोड है, 80 फुट का रोड है। तो क्या आंख बंद करके संजय जी आप रिपोर्ट करते हैं ऊपर कि यहाँ पर सब ओके है? अगर आपने अगर रिपोर्ट सही नहीं की, अगर आपने सही की रिपोर्ट, तो ये प्लान कैसे पास हुए? यानी कहीं ना कहीं जो भी प्लान पास हो रहे हैं और जो भी संजय पवार के हाथ में दिए जाते हैं विजिट के लिए, तो उसके लिए खुला वायलेशन होता है। ऐसे क्यों इस अधिकारियों की ऐसी धांधली बढ़ चुकी है, इतनी मनमानी बढ़ चुकी है, इतना हमारा शहर भुगत चुका है अवैध निर्माणों के कारण, उसके बाद भी संजय पवार जैसे व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए जैकी भाई, यूएमसी का एक निराला ट्रेडिशन है। हमारी यूएमसी में कम से कम 15 से 20 ऐसे अधिकारी हैं, जैसे आपने बताया संजय पवार को एंटी करप्शन ने पकड़ा था, ऐसे 15 से 20 और भी अधिकारी हैं। हाँ। जो काफ़ी सीनियर लेवल पे, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे काम करते थे। हाँ। और पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, उनको FIR हुई, उनको सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर उनके हाथों से कैश मिला। उनको कुछ टाइम के बाद यूएमसी ने वापस नौकरी पे रखा और कुछ अधिकारियों को प्रमोशन मिला और उन अधिकारियों को वापस उन्होंने पब्लिक रिलेशन जॉब या रेवेन्यू जनरेशन जॉब पे रखा है, जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट होता है या कलेक्शन होता है, जो उनको रखना ही नहीं है। एक एंटी करप्शन में फंसा हुआ अधिकारी को पहली बात रखना नहीं है। अगर रखना है तो उसके लिए देयर आर फिक्स्ड एरियाज वेयर दे हैज टू बी केयरफुल। वो यहाँ पे हमारी यूएमसी एक इंडिया की सबसे अजीबोगरीब कारपोरेशन है, जहाँ पे जो लोग पकड़े गए हैं चोरी में उनको भी वो लोग प्रमोट करके रखते हैं। ये अभी मुझे बताइए, अभी जो हमारे नए आयुक्त साहब आए हैं विकास सर, तो क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जो टाउन प्लानिंग के अंदर जो जूनियर इंजीनियर है, जहाँ से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की, वो बोलते हैं पौधा, एक छोटा पौधा हम जब लगाते हैं, अगर हम उसमें अगर कुछ कांटे बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे। तो इस प्रकार के जो अधिकारी है ना, ये लोग कांटे बोने का काम करते हैं। तो विकास सर, क्या आप संजय पवार के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? क्यों वही अधिकारी काफ़ी वर्षों से टाउन प्लानिंग में चिपका हुआ है, क्यों? तो ये तो आपको उत्तर देना होगा। और मैं आपको बता दूंगी सर, हमारी काफ़ी अपेक्षाएं आपके साथ में हैं। जब तक ये टाउन प्लानिंग की धांधली बंद नहीं करवाएंगे ना आप, और संजय पवार जैसे अधिकारी को साइड ही नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसे ही आपके सामने झलक, एक उदाहरण है, झलक में भी मैं संजय पवार का नाम बताता हूँ कि संजय पवार ही गए थे विजिट के ऊपर, और आज झलक की हालत आप देख रहे हैं कि झलक में जिन लोगों ने फ्लैट्स लिए उनको जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ। अच्छा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुझे बताइए कि जो बैंक्स जिस प्रकार से लोन करती है, वो क्या देख के लोन करती है? उनको नहीं दिखता है कि ये जो प्लान्स जो हमको जो दिखा रहे हैं ये बिल्डर्स, तो वो डीपी प्लान वो चेक करते हैं या बैंक डीपी प्लान नहीं चेक करती है? बिल्कुल, जो बिल्डिंग को ओसी नहीं है
उसमें कोई भी बैंक प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। खाली बैंक छोड़िए, जो भी कारपोरेट हैं, हाँ। जैसे जियो कंपनी हो गई या दूसरी बड़ी बड़ी कारपोरेट्स हैं, उन सब के रूल्स में ये गाइडलाइंस क्लियर है कि आप जिसमें भाड़े पे ऑफिस ले रहे हैं उसमें बिल्डिंग को प्रॉपर रेगुलर बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लान अप्रूव होना चाहिए और ओसी होनी चाहिए। और उल्लासनगर की जो भी बिल्डिंग है डीपी वायलेशन में बने हैं उसमें किसी को भी ओसी मिलने वाला नहीं है। ये लिख लीजिए कागज़ पे आप। इसलिए जैसे आपने कहा, हम हमारे जो कमिश्नर साहब से हम मांग करते हैं कि हमारे पास जो भी 2001 से बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुए हैं, हाँ। हम उनकी जांच की मांग करते हैं। हाँ, इंक्वायरी होनी चाहिए वो सभी प्लान्स की, और उस प्लान को स्क्रूटनिंग करके बरोबर तरीके से अगर जो वायलेशन है वो वायलेशन, अगर कोई वायलेशन है तो वायलेशन निकालना चाहिए। और आज के बाद में जो भी वो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी आप प्लान पास आज के बाद होंगे तो ज़रा आप उस पर डीपी प्लान को नज़र में रख के प्लान पास करवाइएगा, ये शहर के हित के लिए होगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे? उसी जितने भी टीपी में आज वायलेशन हो रहे हैं, हमने काफ़ी मीडिया में सुना है। हम चाहेंगे कि हमारे कमिश्नर साहब जितनी भी कंप्लेंट्स रेवेन्यू रिलेटेड हैं या टीडीआर रिलेटेड हैं उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। वो सीडी इशू हुई तो उसमें यूएमसी का कितना उसमें उनको सपोर्ट मिला। कहीं कहीं हमने सुना है कि सीडी इशू में भी फ्रॉड स्कैम हुआ है। वो एसडीओ का स्कैम है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं लेकिन जो देखिए ना, अभी ये जो बिल्डिंगें जो बन रही है शहर के अंदर या जिनके प्लान प्रोसेस में है, तो कम से कम जिन लोगों ने अब तक फ्लैट्स नहीं लिए हैं, यानी अभी तक जिनकी नींव भी नहीं पड़ी है, जिनका प्लान भी नहीं हुआ है, तो जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर वो तो प्लान देख के पास कर देख के और अपना बुकिंग करवा रहे हैं। उनको बिल्कुल ही केयरफुल रहना चाहिए। उल्लासनगर में आप कोई बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हैं तो आप वो बिल्डिंग के प्लान किसी सेकंड आर्किटेक्ट से एक सेकंड ओपिनियन लेके या किसी एडवोकेट के उसका टाइटल के लिए ओपिनियन लेके, देखिए टाइटल का वेरिफिकेशन आपको एडवोकेट देगा और प्लान का वेरिफिकेशन आपको आर्किटेक्ट देगा, और वो आर्किटेक्ट अलग होना चाहिए। वो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट जिसने ये प्लान अप्रूव करा उससे आप मेहरबानी करके ओपिनियन मत लीजिए, क्योंकि वो प्रिजुडाइज है। एक किसी इंडिपेंडेंट एडवोकेट से आप 2-4 हज़ार फी लेंगे, या कोई ऐसे भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट। संजय पवार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संजय पवार एक छोटी मछली है, वो बिल्कुल जो भी स्कैम है उसमें फुली इन्वॉल्व है, लेकिन संजय पवार के ऊपर जो मुले या आईडीटीपी ललित खुबरागड़े इन्वॉल्व है, या बीच में जो कमिश्नर साहब थे पहले वाले कमिश्नर अजीज साहब, वो जो भी बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, विदाउट उनके कंसेंट, विदाउट टाउन प्लानर के कंसेंट या आईडीटीपी का कंसेंट या कमिश्नर के कंसेंट कोई भी स्कैम पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसमें नीचे के ऑफिसर का भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। लेकिन इसकी पूरी जांच, शुरुआत तो नीचे से होती है ना, नीचे से शुरुआत होती है। उनके पास अलग अलग अधिकारी रखे हैं जो जाके मेजरमेंट करके आते हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, वो गलतियां किसने किसने की हैं, उसमें कौन से अधिकारी इन्वॉल्व हैं, कौन से आर्किटेक्ट इन्वॉल्व हैं, और कौन से किस प्रकार की इनके ऊपर, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे आपने बोला कि भाई ऐसे ये तो छोटी मछली है संजय पवार, बिल्कुल, तो समझो संजय पवार पे अगर समझो इंक्वायरी बैठती है, समझो तो किस प्रकार की इंक्वायरी होनी चाहिए और क्या आपकी मांग है, किस प्रकार की इंक्वायरी होनी चाहिए? संजय पवार की इंक्वायरी के बजाय जो टीपी में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो प्लान पास हुए हैं, वो पूरी की पूरी काम की लास्ट 2021 से कम जितना मैंने जितनी जानकारी ली है, 2021 से जितने प्लान पास हुए, आज 2024 चल रहा है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उन सब पे कार्रवाई होनी, बिल्कुल सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें खाली अधिकारियों के साथ साथ कौन से आर्किटेक्ट ने ये प्लान अप्रूव करवाया, उसका भी लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, आर्किटेक्ट का ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। पहले तो वो हमको बताना चाहिए, हमको जानकारी होनी चाहिए कौन से आर्किटेक्ट ने ये प्लान अप्रूव किए, कौन से आपको बताऊं कि मेरा चहिता पैनल नंबर 6, वहां पर एक बिल्डिंग बन रही है, 24 मीटर की वायलेशन, 24 वायलेशन, वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में 24 मीटर की वायलेशन है। 24 मीटर के, अच्छा 24 मीटर ने कितना फुट हुआ? पूरा रोड ही हो गया लगभग 24 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर का। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए अगर मैंने 4 घर लिए, 4 बैरक्स ले लिए मैंने, तो उसमें 2.5 बैरक अगर मैं कैलकुलेशन करूं वो हिसाब से, तो 2.5 बैरक रोड कटिंग में है। बिल्डिंग बन रही है, वहां पर जब फ्लैट्स लेंगे और जब वो बिल्डिंग के ऊपर हथौड़ा, आज जैसे आपने उदाहरण किया खार बिल्डिंग का 93 की बिल्डिंग बनी और वो स्ट्रक्चर के ऊपर अभी आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो वहां पर तो लोग रह पड़े हैं, बिल्कुल रह पड़े हैं, और वो उन्होंने स्टे भी लिया था बराबर। तो अभी जब यहां पर जब ये झलक नंबर 2 या 3 या 4 जो भी हम कहें, ये जो अब जिस बिल्डिंग हम बात कर रहे हैं खेमानी परिसर में, जब उसके ऊपर जब ही तोड़ू कार्रवाई होगी भविष्य में, तो जो वहां के जो बेचारे गरीब लोग जो कुछ नौकरी पेशा होंगे
या कुछ पैसे वाले भी होंगे, आज 40-50 लाख रुपए फ्लैट है, कोई लोन लेगा, कोई अपनी जूनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट करके फिर उसमें पैसा निवेश करेगा। जब उस बिल्डिंग के ऊपर जब कार्रवाई होगी, और मैं आपको बताऊं कि उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक नेता का ग्रुप है, नीचे से लेकर ऊपर तक फुल सेटिंग, यानी चपरासी से लेकर मंत्रालय तक पूरी सेटिंग से बड़ा हुआ। तो ये आखिर ये नेता लोग क्या देना चाहते हैं शहर के अंदर? देखिए, शहर के हमारे आमदार कुमार लाल जी क्यों इस बात पे रोक नहीं लगा पा रहे हैं? क्यों इस प्रकार की बिल्डिंगों के बनने की हिम्मत हो रही है कि आगे चल के भविष्य में जब बिल्डिंग में हथौड़ा लगेगा तब रास्ते पे आएगी शहर की पब्लिक? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? देखिए, शहर में जो भी गड़बड़ियां हैं, सबसे जो बड़ी गड़बड़ी है बिल्डिंग वायलेशंस की। और उस बिल्डिंग का जब चेकिंग करने गया था ना, संजय पवार गया था। देखिए, जो भी आज शहर में वायलेशंस हैं या भ्रष्टाचार है या जो भी डीपी इंक्रोचमेंट है, हमारे नेताओं ने, कौन से नेता ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया है? कौन से नेता ने इसमें कंप्लेन की है कि टीपी का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, टीडीआर का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई भी भ्रष्टाचार के लिए आज भी नेता, किसी भी नेता ने मतलब कुछ नहीं बोला है। अगर हम पूछते हैं कि भ्रष्टाचार, तो मुझे एक नेता बोलता है कि तुम तो तीली लगाने का काम करते हो, तुम तो झगड़े करवाते हो। अरे सच्चाई बोलता हूं। आपने ही कहा था ना कि मेरे साथ एक इंटरव्यू करना शहर के विकास के ऊपर, तो मुझे बताइए कि भाई विकास किधर है? शहर के विकास पे हम क्या बात करें आपके साथ सर? वायलेशंस आप रोकिए, जो रोड को, जो डीपी प्लान को वायलेशन करके जो काम हो रहा है, जो आज प्लान पास हो रहे, यानी कहीं ना कहीं आप पोर्टफोलियो पे आपकी जवाबदारी है। आप क्यों नहीं रोक पा रहे, क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे हो? क्यों? मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में ऐसे मैं आपको काफी ठेकेदार बता दूं जिसके आगे मुखौटा है माजी नगर सेवक का। एक एक माजी नगर सेवक ठेकेदार बन के महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट लेता है और भ्रष्टाचार करता है। और फिर अगर नेताओं से पूछो तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार किधर है, हम तो तीली लगाने का काम करते हैं। अरे भाई, हम सच बताने का काम करते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर किसी ने हमें बाइकआउट किया या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता है। हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में 5 प्रमुख नाम हमारे सामने आए हैं। सबसे पहले कुमार लाल जी भारतीय जनता पार्टी से, दूसरे ओमी कालानी जी तुतारी से, तीसरे भरत गंगोत्री जी एनसीपी अजित पवार गढ़ से, भगवान भालेराव जी, उनका संघर्ष चल रहा है। अभी वो तो बाद की बात है कि कौन से चुनाव से चिन्ह से खड़े हो रहे हैं। और दूसरे हमारे संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी भी काफी डैशिंग है। उत्तर भारतीय समाज के लिए उन्होंने लड़ पड़े। हो क्या हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते भारतीय जनता पार्टी वाले उत्तर भारतीयों को लेके। क्या दिया आप लोगों ने शहरवासियों को? एक समाज मंदिर, एक उनका उत्तर भारतीय भवन तक आज नहीं दे पाए। 2019 में आपने कहा था मैं एंटीला में दूंगा, भैया किधर गया? तो ये सब डकोजला है नेताओं का। नेता लोग खाली अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया पे आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हम उसका जल्दी उजागर करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिरोजाबाद की न्यूज चैनल।